नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। कौन सी है दिन भर की देश दुनिया और शहर जिले से अहम और खास खबरें विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे सिद्धारमैया, सरकार बनाने के लिए फॉर्मूला भी तय। पाँच जून तक देश में दस्तक दे सकता है मॉनसून। केरल में 4 दिन देरी से पहुंचेगी बारिश। और वडोदरा के शेल्टर होम के हाल बेहाल। देखभाल के अभाव में शेल्टर होम पर खर्च लाखों रुपए बेकार। कर्नाटक विधानसभा में भव्य जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर उठ रहे सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार ढूंढ लिया है। कर्नाटक में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, ये जवाब करीब करीब मिल गया है। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ही होंगे। उनके नाम पर आम सहमति बन गई है। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया आज शाम राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलेंगे। सोनिया गांधी अभी दिल्ली में नहीं है, वो जल्द ही शिमला से दिल्ली पहुंचने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक ही इसका ऐलान हो सकता है। वहीं सरकार बनने का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है, सिर्फ फॉर्मल अनाउंसमेंट होना बाकी है। डीके शिवकुमार आज बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे और सिद्धारमैया को आलाकमान ने सोमवार देर शाम ही बुला लिया था। डीके की संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है। उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या फिर पीसीसी चीफ बने रह सकते हैं। एक बड़ा पोर्टफोलियो भी उन्हें मिल सकता है। एक प्रस्ताव ये भी है कि 3 साल तक सिद्धारमैया सीएम रहे और उसके बाद कुर्सी डीके शिवकुमार को सौंप दे। लेकिन डीके चाहते हैं कि इसमें किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। पहले से ही ऐसा सब तय हो कि सिद्धारमैया तय वक्त पर खुद ही कुर्सी छोड़ दें। भीषण गर्मी से तप रहा देश अब बारिश का इंतजार कर रहा है, तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार मानसून की शुरुआत कब से होगी। इस साल केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून 4 दिन देरी से पहुंचने का अनुमान है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी के अनुसार मानसून 5 जून तक दक्षिणी राज्य में पहुंच सकता है। यह आमतौर पर 1 जून को केरल में दस्तक देता है। इसके साथ ही देश में मानसून की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। पिछले साल यानी 2022 में मानसून 29 मई को केरल पहुंचा था, वहीं 2021 में वो 1 जून को पहुंचा था। इस साल मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बीते महीने ये जानकारी दी थी। अगर बारिश सामान्य रहती है तो देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी नॉर्मल रहेगा, यानी इससे महंगाई से राहत मिल सकती है। देश में किसान आमतौर पर 1 जून से गर्मियों की फसलों की बुआई शुरू करते हैं। ये वो समय होता है जब मानसून की बारिश भारत पहुंचती है। फसल की बुआई अगस्त की शुरुआत तक जारी रहती है। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए लाखों रुपए के शेल्टर होम की स्थिति खस्ताहाल है। वडोदरा महानगर पालिका संचालित यूसीडी प्रोजेक्ट दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यरत है, जिसके तहत बेघर लोगों के लिए वडोदरा में लाखों के खर्च से अलग अलग इलाकों में ब्रिज के नीचे शेल्टर होम बनाए गए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर शेल्टर होम की स्थिति खस्ताहाल है। वडोदरा के सोमा तालाब ब्रिज के नीचे और लालबाग ब्रिज के नीचे जो शेल्टर होम बनाए गए हैं, उनकी हालत देखकर कोई इसमें रहना पसंद नहीं करेगा। ज़्यादातर शेल्टर होम गंदगी से लबरेज है। यहाँ लगाई गई वस्तुएं भी बिगड़ रही है। पानी के कूलर में जंग लग गई है। ऐसे में लाखों रुपए के खर्च से बनाए गए ये शेल्टर होम फिर एक बार कॉरपोरेशन की फिजूल खर्ची साबित हो गए हैं। વડોદરા શહેરની અંદર નાઇટ શેલ્ટર એટલે કે રેન બસેરા જે ગરીબો આવાસોથી વંચિત છે, જેમની પાસે ઝૂંપડું પણ નથી, તે નાઇટ સેન્ટર એટલે રેન બસેરા વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ બનાવ્યા. પરંતુ આ જ્યાં પણ રેન બસેરા બનાવ્યા છે, ક્યાંક ઓવરબ્રિજના નીચે બનાવ્યા છે, ક્યાંક ખુલ્લી જગ્યામાં બનાવ્યા છે. આ જે રેન બસેરાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે તાપ લાગે, ઠંડી આવે, વરસાદ આવે ત્યારે જે ગરીબ અને લોકો રોડ પર સૂઈ રહે છે, ફૂટપાથ પર સૂઈ રહે છે, આ લોકો માટે રેન બસેરા બનાવે છે. ઘણા રેન બસેરામાં અસુવિધાઓ છે, કોઈ પણ જાતની સુવિધાઓ અંદર દેખાતી નથી. કેટલાક રેન બસેરામાંની બહાર લોકો જે મજૂરો એ સૂતા છે, એમને પણ સુવા દેતા નથી.
તો વડોદરા મહાનગરપાલિકા જે ઉદ્દેશ્ય રેન બસેરાનો હતો કે ગરીબની પાસે છત નથી એમને આ એક ઘર મળી રહે, રાતવાસો કરી રહે, સાથે જમવાનું એમને મળી રહે, એમને પૌષ્ટિક આહાર મળી રહે, તેના માટે રેન બસેરા વડોદરા શહેરમાં બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ નિષ્કાળજી વ નિભાવણી નહીં કરવાના કારણે તમામ નાઇટ શેલ્ટર રેન બસેરા અત્યારે કહી શકાય કે ઉપયોગ વગરના થઈ ગયા છે. ગઈકાલે પણ આપણે એક બનાવ જોયો છે કે એક વ્યક્તિ તાપ વધારે લાગવાથી, લૂ લાગવાથી મરણ પામ્યો છે. તો આવા નાઇટ શેલ્ટરનો કામ શું છે? તો વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ અને કમિશનર સાહેબ વિનંતી છે કે આ રેન બસેરાની વિઝિટ લે અને તમામ જે લોકો રાત્રે બહાર સૂતે એમને સૂવાની વ્યવસ્થા કરે તેવી અમારી માંગ છે. જે રીતે જણાઈ રહ્યા છે કે સોમા તલાવ પર રેન બસેરા બને છે એને લોક એન્ડ કી છે. કેમ કે અત્યારે આટલો તાપ પડી રહ્યો છે, લોકો તાપમાં શેકાઈ જાય છે, પક્ષી પણ તડફડિયા મારે છે, પીવાના પાણી માટે તડફડે. ત્યારે જો આ નાઇટ સેન્ટર કે રેન બસેરાને લોક એન્ડ કી કર્યું હોય તો જે ગરીબ રોડ પર રહે છે, જેની પાસે છત નથી, લોકોના દુકાનના ઓટલા પર શું છે, એમના માટે બનાવ્યા છે. તો આ લોક એન્ડ કી જે નાઇટ રેન બસેરા છે એને ખોલી નાખવું જોઈએ. बेघर लोगों के रहने के लिए कॉरपोरेशन ने ये शेल्टर होम बनाए तो हैं, लेकिन उनकी खस्ता हाल स्थिति देखकर गरीब भी इसमें रहना पसंद नहीं कर रहे हैं. कितने सारे लोग सड़क के किनारे ही भीषण गर्मी में बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकारी शेल्टर होम उनके काम नहीं आ रहे हैं. गुजरात के वडोदरा के जलाराम नगर के निवासियों को सड़क बंद करने से आ रही परेशानियों पर बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शित किया गया. वडोदरा के वीआईपी रोड सर्कल निकट जलाराम नगर है, जिसकी सड़क शानीन स्कूल और नीलकंठ पार्टी प्लॉट द्वारा बंद कर दी गई है, जिस पर स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताते हुए सड़क बहाल करने की मांग की है. अभी वो रास्ता बंद करने के बाद हमारे को कोई नुकसान हुआ कि कोई बीमार हुए, हमारे को एम्बुलेंस लानी हुए कि आग लगी हुए तो हम कहाँ से लाएंगे? अभी ये सब बेचारे गरीब लोग बेचारे मजदूरी करके मेहनत करके घर चलाते हैं. अभी ये लोग बड़े लोग हैं, वो काम कर, बड़े लोग पैसे लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते हैं. इसलिए हमारे को ऐसा, हमारे कुछ नहीं चाहिए, खाली हमारे को रास्ता चाहिए, खाली एम्बुलेंस आए इतना हमारे को रास्ता चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए उनके पास से. जो हमारा जलाराम नगर विस्तार है उधर जो मतलब जो हमारा वर्षों पुराना जो रोड था, नेड़िया चाली जो बोलते हैं रोड था, आज वो रोड ये जो दोनों मालिक है पटेल लोग भी है, वो पटेल दोनों ने साथ में मिलके जो हम लोग ने 8 साल पहले पण एक लड़त चलाई थी. उस समय पे हमने हमारे को बोला था कि भाई ये जो रोड है आपके लिए जो आजीवन खुला रहेगा, लेकिन आज कोई कारणोसर उन्होंने हमारा रोड पे जो कहवाय रोड पे जो खोदान करके हमारा आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है. तो आज हम लोग कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देके हम लोग रजूआत करने आए कि भाई तात्कालिक धोरण हमारा जो रास्ता है वो रास्ता खुला करे. और जैसे मतलब आज सबर का महिला है वो भी आज ऐसे कपड़े हालत है कि हम लोग आने जाने में भी बहुत दिक्कत पड़ रही है. तो हम कलेक्टर श्री को आज रजूआत करने वाले हैं कि तात्कालिक हमारा रास्ता जात तपास करके खुला करने में आए, बस ऐसे आशा लेके आए कि जलाराम नगरनी अंदर आवा जवा माटे जे रस्तो छे ए रस्तो अन्य कोई बे लोको छे एमना वच्चेथी पसार जे ते समय थतो हतो अने अत्यारे रस्तो जे विडियो बताववामां आव्यो छे मुजब खोदी नाखवामां आव्यो छे अने अवर जवर बंद थई गई छे. तेना अनुसंधाने जलाराम नगरना रहीशोने तकलीफनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे. तेना अनुसंधाने रजूआत करवा आवेला छे. ए बाबते सक्षम अधिकारी मार्फत आपणे स्थळ तपास करावीने नियम अनुसारनी जे कार्यवाही करवानी हशे सरकार कक्षाएथी ए अनुसार जरूरी सूचनाओ आपवामां आवशे. देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 71,000 युवाओं को जॉब अपॉइंटमेंट लेटर का वितरण किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को रोजगार मेला कार्यक्रम में 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया. ये मेला देश भर के 45 जगहों पर लगाया गया. प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. प्रधानमंत्री ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के बाद युवाओं को संबोधित किया. मोदी ने कहा, आज 70,000 से अधिक युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है. आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है. मैं आपको और आपके परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है. आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है. मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी
ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार देने वाला रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। इसी महीने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार और के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए घंटों लाइन में लगो रहो, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजो, फिर एप्लीकेशन को डाक द्वारा भेजा जाता था और इसमें यह भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लीकेशन समय पर पहुंची या नहीं पहुंची, जहां पहुंचना था वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। पूरे देश के साथ साथ गुजरात के वडोदरा में भी 5वां रोजगार भर्ती मेला आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया। आजवा रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में आयोजित मेले में कैबिनेट मंत्री देवूसी चौहान, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर नीलेश राठौड़, विधायकों और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। इस मौके पर राज्य मंत्री के हाथों 130 उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें पोस्ट में 69, बैंक में 1, ओएनजीसी में 12, रेलवे में 48 मिलाकर 130 उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है। इस मौके पर राज्य स्तर के मंत्री देवूसी चौहान ने मोदी सरकार के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर यह आयोजन किया गया होने की बात कही। लगभग 10 લાખથી વધારે યુવાનોને રોજગારી આપવાની, સરકારી નોકરી આપવાનો આ સંકલ્પ સાથે આ રોજગાર મેળાનો પ્રારંભ થયેલો। આજે 3.5 લાખથી વધારે યુવાનોને આ રોજગારી પત્રો આપવામાં આવ્યા છે। આપણે જાણીએ છીએ કે રોજગારની સાથે સાથે સ્વરોજગારનું પણ એટલું જ મહત્ત્વ છે। દેશમાં જ્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સરકાર દ્વારા સ્વસહાય જૂથથી લઈને લોન આપવાના આ અનેકવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા દેશમાં નવી પેઢીને રોજગાર ઉપલબ્ધ થાય અને એના માટેની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા ઊભી થાય, એ માટે આદરણીય મોદી સાહેબની સરકાર કામ કરે છે અને એનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। वीएनएम टीवी में आप देख रहे हैं देश दुनिया की खबरें खास अभी और भी हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं। देखते रहिए वीएनएम न्यूज। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. गुजरात के वडोदरा में घटी एक अजीबोगरीब घटना में डीजे के ताल पर नाच रहे बाराती अचानक बेकाबू कार की चपेट में आकर घायल हुए। इन दिनों शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और सड़क पर डीजे के ताल पर निकलने वाली बारात आम बात है। ऐसी ही एक बारात वडोदरा के वाघोड़िया में बीती रात गुजर रही थी और डीजे के ताल पर बाराती नाच झूम रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक बेकाबू तेज रफ्तार कार आकर बारातियों को कुचल देती है। ये कार किसी और की नहीं, जिसकी शादी थी उस दूल्हे की ही थी, लेकिन अचानक कार के ड्राइवर के कार पर काबू गवा देने से कार तेज रफ्तार दौड़ने लगी और कई बाराती इस कार की चपेट में आ गए, जिसमें दूल्हे की 50 वर्षीय मौसी की सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हुई है। वहीं कई बाराती घायल भी हुए हैं। कुछ देर पहले ही शादी का हंसी खुशी का माहौल इस हादसे के चलते मातम में बदल गया। इस मामले की शिकायत वाघोड़िया पुलिस थाने में की गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू की है। गई काले रात्रे वाघोड़िया पुलिस स्टेशन विस्तार में एटले के वाघोड़िया विस्तार में प्रणावी फळिया पासे एक वरगोड़ो निकळेलो अने जेमां वरराजानी जे गाड़ी हती ए XUV 700 हती अने एमां वरराजा पोते बैठेला हता। ए दरमियान वरगोड़ो नाचतो नाचतो आगळ जता हतो अने एकदम अचानक ज एक्सिलेटर वधी जता कोई पण कारणे अकस्मात थयेल छे, जेमां एक चंपाबेन प्रभुदासभाई मकवाणा नाओ एक्सपायर थई गયેલા છે અને બીજા 10 થી 12 માણસોને नानी मोटी ईजा थयेल छे અને એ રીતે XUV 700 ના ડ્રાઈવર વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે। विधायक तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन गुजरात के एक विधायक ऐसे हैं जिनका अंदाज शादी ब्याह में कुछ अलग ही होता है। कई नेता ऐसे होते हैं जो पैसा और पावर मिलने पर अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने समाज को पीछे छोड़कर अपने आप को समाज से अलग समझने लगते हैं, लेकिन गुजरात के नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा के आदिवासी विधायक इनसे कुछ अलग हैं। हाल ही में गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में विधायक के रूप में आम आदमी पार्टी के चेतर वसावा
बड़ी लीड से जीतकर आए थे। ये विधायक तो बन गए हैं, लेकिन आज भी अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। वे जब कोई शादी में जाते हैं आज भी खुशी से झूम उठते हैं। हाल ही में वे कुंवरपरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल हुए और यहां उन्होंने दूल्हे को अपने कंधे पर बैठाकर टिमली के ताल पर झूमने का आनंद लिया। साथ ही शादी समारोह में विधायक चैतर वसावा आदिवासी नृत्य करते हुए भी दिखे। वडोदरा के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन द्वारा अवेयरनेस के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी के तहत बच्चों को हेल्दी फूड और मिलेट्स पर जानकारी दी गई। गुजरात के वडोदरा शहर में सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन बच्चों के लिए कई तरह की एक्टिविटीज का आयोजन करता आया है। आजकल बच्चे पारंपरिक भोजन के बजाय जंक फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में बच्चों को जागरूक करने के लिए अनगढ़ में प्रोजेक्ट विवेक विद्या अंतर्गत दीपक फाउंडेशन और होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट के सहयोग से बच्चों को हेल्दी फूड हेल्दी लाइफ पर जानकारी दी गई। इस मौके पर कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल के शेफ ने मिलेट से बने मफिन्स और केक इत्यादि बच्चों को खिलाकर उन्हें मिलेट से होने वाले लाभ की जानकारी दी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव चल रहा है, जो मिलेट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना स्टार्ट किया है, उसी के तहत हमने सोचा है कि थोड़ा सा इस चीज़ों को नीचे की लाइन पे भी लेके जाएं और बच्चों को सिखाएं। और वो इनिशिएटिव लेते हुए हमने जो यहाँ पे जो बच्चों को उसके बारे में बताया है और जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है वो हमने ज्वार बाजरी ऐसा जो मिलेट्स जो हैं उसमें से लेके बनाया हुआ है कि एटलीस्ट इनको भी पता चले कि इससे और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं और क्या क्या हो सकता है। बिकॉज़ इनको घर में सिर्फ वो रोटला और ये सब चीज़ें होती हैं जो घर में मम्मी बनाती है वो पता होता है, बाकी चीज़ें नहीं पता है। इसी इनिशिएटिव को हम लोग आगे लेके जाने के लिए हमने थोड़ा सा अपना एक प्रयास किया हुआ है कोर्टयार्ड बाय मैरियट बड़ौदा की तरफ से। कोर्टयार्ड मैरियट जो है समर्पित है मैरिट के जो सोशल इम्पैक्ट गोल्स पीछे मेंशन्ड है उसके तहत सोसाइटी के लिए हर महीने कुछ हम एक्टिविटी करते हैं। सो इस महीने हमने ये किया है कि हमने दीपक फाउंडेशन को कांटेक्ट किया एंड दे वर वेरी इंटरेस्टेड दैट हम साथ में मिलके कोई एक ऐसा इनिशिएटिव करें जिसके तहत हम बच्चों को या सोसाइटी को या उनके प्रति कुछ एक्टिविटी करें जिसमें वो हम खुशी ला पाए। भारत के प्राचीन और पारंपरिक खाने को अब देश की सरकार भी महत्व देते हुए भारत को स्वस्थ बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। भारत सरकार के इसी प्रयास में सहयोग करते हुए ये खास आयोजन दीपक फाउंडेशन द्वारा होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट के सहयोग से किया गया। आज हम यहाँ मिले हैं प्रोजेक्ट विद्या जो है उसके संदर्भ में, जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशंस के लिए इनपुट्स दिए जाते हैं, जिसमें लाइब्रेरी सेशंस होते हैं, स्टोरी टेलिंग सेशंस होते हैं और रेमेडियल इनपुट सपोर्ट मिलता है, जिससे बच्चों का जो बेसिक लेवल जहाँ गैप्स रह जाते हैं उसको फिल करने का एक मौका मिलता है। उसके थ्रू बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाया जाता है। तो यहाँ पे एज अप्रोप्रिएट एंड ग्रेड अप्रोप्रिएट इनपुट दिए जाते हैं। उसके लिए हम गांव में से ही लोकल जो विमेंस है उनको ही एम्पावर करते हैं, ताकि कोविड जैसी परिस्थिति भी आए तब भी बच्चों को लर्निंग इम्पैक्ट मिलता रहे। बच्चों ने देखा कि जो वो रोज़ खाते हैं मिलेट, हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बाजरा जवार ये शब्द यूज़ करते हैं, बट उससे आज उनको बताया गया कि एक मफिन भी बनती है, केक भी बनता है, ताकि वो घर जाके अपने पेरेंट्स को दिखा पाए, क्योंकि उनके भी खाने में रोज़ एक वैरायटी हो तो उससे भी वो हेल्दी लाइफस्टाइल तक ले आ सकते हैं। वडोदरा के तरसाली में आज दिव्यांगों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, लेकिन यहाँ सुचारू आयोजन के अभाव में दिव्यांगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुजरात के श्रम कौशल्य विकास और रोजगार विभाग द्वारा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए जिला स्तरीय रोजगार भर्ती मेला और स्वरोजगार मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। तरसाली के ITI में आयोजित इस रोजगार भर्ती मेले में बड़ी संख्या में दिव्यांग नौकरी प्राप्त करने के लिए शामिल हुए, लेकिन इस दौरान कई तरह की अव्यवस्थाओं से दिव्यांगों को परेशान होना पड़ा। लोग सुबह से ही आकर यहाँ बैठ गए थे, लेकिन उचित व्यवस्था नहीं होने से कार्यक्रम को 1 बजे चालू किया गया, जिससे लोग गर्मी से परेशान हुए। જ્યાં જે ડિસેબલ જે એટલે દિવ્યાંગો માટે એક રોજગાર મેળાનું આયોજન કરેલ છે, હવે જેનો ટાઈમ હતો 10 વાગ્યાનો। હવે અમે તો 10 વાગે તો આવી ગયા છે, પણ હજુ સુધી કોઈ પ્રકારની કોઈ સુવિધા નથી। આવીને બેસી ગયા એટલે આવીને નાસ્તો આપ્યો છે, પણ હજી કોઈ પ્રોગ્રામ ચાલુ થયો નથી। કેટલા કલાકથી બેસાડી રાખ્યા? અમે 10 વાગ્યાથી આવ્યા છે। હાલ કેટલા વાગ્યા? અત્યારે તો 12 સાડા 12 જેવું થયું હશે લગભગ, એટલે ત્યાં સુધી અમે ખાલી નાસ્તો જ કર્યો છે। હજી તો અમે નાસ્તો કરવા નથી આવ્યા।
રોજગાર મેળવવા આવ્યા છે, બરાબર. પણ જે લોકોને રોજગાર માટે આવ્યા છે એમને પૂરતી સુવિધા બી નથી. નાસ્તો કીધું કે પહેલાં નાસ્તો કરી દો, 5 મિનિટ પછી અમે લોકોએ મિટિંગ ચાલુ કરીશું. હજુ સુધી કશું કરતા નથી. 10 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો, 10 થી 5નો ટાઈમ ઓફિશિયલી પેપરમાં બી આપેલો છે, અહીંયા બી જો ડિસ્પ્લે કરેલો છે. અને અત્યારનો ટાઈમ આ લોકો શું જવાબ આપી રહ્યા છે? 5 મિનિટ 10 મિનિટ 5 મિનિટ 2.5 કલાક થયા. કેટલી રાહ જોવાની? આપણે કેન્ડિડેટને 10 થી આપણે 11 વાગે બોલાવ્યા હતા અને કાર્યક્રમમાં થોડો ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ થયો છે એટલે થોડો વિલંબ કર્યો છે, જે માટે અમે દિલગીર છીએ. નાસ્તાની પણ વ્યવસ્થા કરી છે, પાણીની પણ વ્યવસ્થા કરી છે. હાલ લંચનો ટાઈમ થઈ ગયો છે ત્યારે એમને નાસ્તો આપવામાં નાસ્તો થઈ ગયો છે. આપણે વ્હીલચેર લઈને આવેલા છે લોકો, એમના માટે પણ સુવિધાઓ નથી કઈ. આની અંદર આપણે જે સ્વતંત્ર હલનચલન કરી શકે અને જે સાંભળવાની હોય તેવા જ કેન્ડિડેટને આજે બોલાવ્યા છે. જે ડિસેબલ કે ડિપેન્ડન્ટ છે એવા લોકોને આપણે બોલાવ્યા નથી. हमारी प्लेसमेंट्स अराउंड 250 के आसपास वैकेंसीज हैं, उन पे अलग अलग पोजीशंस पे रिक्रूट या फिर अप्रेंटिस तरीके लगाया जाएगा. ये बहुत ही नोबल इनिशिएटिव है, स्पेशली चैलेंज्ड बच्चों के लिए जिनके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहे, ऐसी ही मेरी कामना है. गुजरात के वडोदरा में गेंडा सर्कल से गोरवा पंचवटी तक रोड बनाने के भागरूप पालिका द्वारा सड़क बनाने में बाधित अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा गेंडा सर्कल से गोरवा पंचवटी की सड़क को सुचारू बनाया जा रहा है, जिसके तहत यहां अतिक्रमण हटाने की सूचना दी गई थी. आज अतिक्रमण विभाग ने खुद ही अमर कार शोरूम के सिक्योरिटी कैबिन समेत के कई अतिक्रमण पर बुलडोजर घुमा दिया. इस मौके पर स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, सयाजीगंज विधानसभा के विधायक केवल रोकड़िया, अतिक्रमण अधिकारी राजेश मेकवान उपस्थित रहे. अमर कार मोटर ने कंपाउंड वॉल तथा फेंसिंग અને સિક્યુરિટીની કેબિન અને બીજું ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનની પાસે પાટ દુકાન જાય છે જે ફૂટપાથ પર આવે છે અને ફૂટપાથની કામગીરીમાં અવરોધરૂપ હતું એને દૂર કરવાની હાલ જમીન મિલકત અમલદાર ટીપી વોર્ડ ઓફિસર વોર્ડ 8 તેમની હાજરીમાં दूर करवानी कार्रवाई चालू है. वडोदरा के गोत्री में बिल्डर द्वारा कॉरपोरेशन की जगह पर किए गए अवैध निर्माण का मुद्दा आरटीआई एक्टिविस्ट जाला भरवाड़ लगातार उठा रहे हैं. गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर गोत्री में बंसल मॉल के पीछे टीपी 63 में कॉरपोरेशन के प्लॉट पर अवैध निर्माण बिल्डर द्वारा किया गया है, जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट जाला भरवाड़ कई दिनों से आवाज उठा रहे हैं. इस मामले कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने उन्हें ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया है. अपना टीपी 63 है ने गोत्री में बंसल मॉल के पीछे तो सर्वे नंबर 912 और एपी नंबर 108. तो मैं कमिश्नर श्री ने वही बोला कि ये 10,600 का प्लॉट है तो बिल्डर को 7,500 देने का है, तो 3100 स्क्वायर फीट बचा. तो 3100 स्क्वायर फीट रिजर्व है कहाँ, तो उनके लिए मैंने इधर आज आया था. तो ये आज कमिश्नर श्री ने मुझे बोला है कि मैंने आपका रिप्लाई टीपीओ को भेज दिया है गेलिट वाले को, तो अभी मेरे को लेटर मिल जाएगा, फिर वो लेटर लेके मैं गेलिट वाले के पास जाऊंगा. भाई 3,000 स्क्वायर फीट जगह है क्या, तूने पैक ही क्यों पाड़ा? मेरा तो एक ही मकसद है उनको एक ही एपी देवे, 3 नहीं देवे, 1 2 3 जो पाड़ा है वो कैंसिल करके एक एपी दे देवे. वहाँ पे जो कॉरपोरेशन का प्लॉट है वो रिजर्व करके उसका फाइनल प्लॉट नंबर दे दे, बस उसके लिए मैं आया था. तो कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं आपको वो भी आपका फर्स्ट कर दूंगा कि जो भी लेटर होगा मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा दिन हमको दो. गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन की साप्ताहिक मीटिंग में मॉनसून को ध्यान में रखकर तालाबों और बरसाती कांस की सफाई जैसे कार्यों पर समीक्षा बैठक ली गई. कुछ दिनों पहले ही वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में आईएएस दिलीप राणा ने अपना चार्ज संभाला है. जब से म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा बने हैं तब से वो हर सप्ताह अलग अलग विभागों के एचओडी के साथ बैठक कर विभिन्न विकास कार्यों और वडोदरा की जरूरतों पर समीक्षा बैठक लेते हैं. ऐसी समीक्षा बैठक हर मंगलवार को आयोजित की जाती है, जिसमें अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग कामों की सूचना दी जाती है. ऐसी ही एक बैठक में मॉनसून को ध्यान में रखकर बरसाती कांस की सफाई, तालाबों को गहरा करने जैसे कई कार्यों की समीक्षा की गई. माननीय कमिश्नर श्रीए कार्यभार संभाळ्या बाद દર મંગળવારે ખાતાના વડાઓ સાથે બેઠકની પ્રક્રિયા શરૂ કરેલ છે. ગત મંગળવારે જે ખાતાના વડાઓ સાથે બેઠક થયેલી એમાં જે ચર્ચા થયેલી એ અને જે કામગીરી સોંપવામાં આવેલી એ કામગીરી કેટલા અંશે પૂર્ણ કરવામાં આવેલી છે તે બાબતે આજરોજ
મેં સમીક્ષા કરી છે. એમાં જે તળાવ ઊંડા કરવાની કામગીરી હોય, તળાવ સાફ કરવાની કામગીરી, અત્યારે વરસાદી ની સિઝન આવી રહી છે તેના અનુસંધાને જ આગળ કાંસની સફાઈ કરવાની હોય, ગટરના મેનહોલની સફાઈ કરવાની હોય, આ બાબતે કેટલી કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે એ બાબતની આજે સમીક્ષા કરવામાં આવેલી છે. જે બીજા મુદ્દાઓ છે જેમાં સફાઈનો બાબત છે કે લાઇટના ઇલેક્ટ્રિફિકેશનની કામગીરી હોય કે જુદા જુદા ઝોન દ્વારા જે બધી રૂટીન કામગીરી કરવામાં આવતી હોય એ કામગીરી કેટલા અંશે પૂર્ણ કરવામાં આવેલી છે એની આજે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ટીપી સ્કેમની જે કામગીરી થઈ રહેલ છે એમાં માન્ય કમિશનર સાહેબશ્રીએ જે સૂચનાઓ આપેલી છે એમાં કેટલી કામગીરી કરવામાં આવી છે એની પણ આજે ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે. અને જમીન મિલકત શાખા દ્વારા પણ ગઈ વખતે સૂચના આપવામાં આવેલી, એમાં જે શહેરમાં આવેલા ઇલેક્ટ્રિક પોલ્સ છે ત્યાં જાહેરાતો લગાવવા બાબતે પોલિસી કેવી રીતે નક્કી કરે તે બાબતે પણ આજે ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે. આમ ગત મિટિંગમાં જે મુદ્દાઓ ચર્ચા કરવામાં આવેલા એ મુદ્દાઓમાં કેટલે અંશે અમલવારી થઈ છે એની આજે સમીક્ષા કરવામાં આવેલી છે. जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ उनके करीबियों पर भी सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है. लैंड फॉर जॉब्स केस में देश भर के 9 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी है. लालू यादव के करीबी आरजेडी विधायक किरण देवी के ठिकानों पर आज मंगलवार को छापेमारी की गई. आरा और पटना में एक साथ सीबीआई टीम ने कार्यवाही की है. आरा में अंगियाव स्थित उनके आवास पर करीब 6 बजे सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम पहुंची. टीम की सुरक्षा के लिए एक बस भर के सीआरपीएफ जवान भी पहुंचे. किरण देवी बड़े बालू कारोबारी अरुण यादव की पत्नी है. किरण देवी आरा के संदेश से विधायक है. इसके साथ ही नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में आरजेडी से राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. गुजरात के पालनपुर में मुस्लिम दंपति ने हिंदू लड़की का कन्यादान कर कौमी एकता का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है. पालनपुर के खोड़ा लिमड़ा इलाके में रहने वाले वसीम ने 20 साल पहले भाविसना गांव की केसी बहन ठाकुर को धर्म की बहन बनाकर उनकी दोनों बच्चियों की शादी करवाने का वचन दिया था. लेकिन वसीम का निधन हो जाने पर बेटे का वचन माता पिता ने निभाते हुए हिंदू कन्या का कन्यादान किया. कोरोना काल के दौरान केसी बहन के पति अजमल जी का भी निधन हो गया था. ऐसे में हिंदू कन्या का कन्यादान कर मुस्लिम दंपति मशरूफ कुरैशी और नसीम बानो ने कौमी एकता का उदाहरण पेश किया. गुजरात के सिद्धपुर में पानी की पाइपलाइन में से एक लड़की का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है. सिद्धपुर की ऊपरी शहरी इलाके में पिछले कई दिनों से पानी सुचारू रूप से नहीं आ रहा था, जिसकी शिकायत पर नगरपालिका द्वारा पानी की पाइपलाइन की खुदाई की गई. इस दौरान पानी की पाइपलाइन में फंसा हुआ शव बरामद होने से हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव के अलग अलग भागों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है. ये शव किसका है और यहाँ कैसे पहुंचा, उसकी तफ्तीश सिद्धपुर पुलिस ने शुरू कर दी है. एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत गुजरात और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन वडोदरा में किया गया. अलग अलग राज्यों की पुलिस की कार्य प्रणाली के आदान प्रदान का अनोखा आयोजन देश में इन दिनों चल रहा है. इसी के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई हेड कांस्टेबल ग्रेड के 15 कर्मचारी वडोदरा शहर की विजिट पर हैं. इस दौरान एमओयू के मुताबिक पुलिस की कार्यप्रणाली और सांस्कृतिक कल्चर की जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस के कर्मचारी ले रहे हैं. छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान आज वडोदरा के रावपुरा पुलिस थाने के दौरे पर पहुंचे. यहां उन्हें रावपुरा पुलिस थाने की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया. इस मौके पर छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई रवि शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों का आतंक बढ़ता जा रहा था, लेकिन पिछले 3 सालों से पुलिस इस पर लगाम लगाने में सफल रही है. एक भारत श्रेष्ठ भारत एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से. तो 9 मई को हम लोग यहाँ आए हैं. 20 दिन का हम लोग का कल्चरल प्रोग्राम है. तो हमको अपनी पुलिसिंग और गुजरात पुलिसिंग के बारे में देखने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए भेजा गया है. यहाँ के पुलिस कल्चर को देखने के लिए भेजा गया है. हमारा विजिट कमिश्नर ऑफिस और एसओजी ऑफिस और ट्रैफिक ऑफिस और कंट्रोल रूम
अभी 7 दिन का शेड्यूल हुआ है, अभी तो बाकी बचा है, अभी और स्टेशनों में घूमना है और वहाँ के कल्चर, वहाँ के पुलिसिंग, यहाँ के पुलिसिंग को समझना है कि और कंपेयर करना है कि पुलिसिंग यहाँ की किस प्रकार चलती है। हमारे राज्य में नक्सली समस्या शुरू से थी, लेकिन अभी विगत 3-4 सालों से नक्सली समस्या कम हो गई है। अब कुछ इलाकों तक ही सीमित है। अब समस्या मतलब केवल कुछ महाराष्ट्र के बॉर्डर इलाकों में ही सीमित है। सरकार द्वारा अच्छे प्रयास किए गए हैं, तो लगभग अब पीस की ओर छत्तीसगढ़ जा रहा है। हमेशा हम हमारे फ़ोन के गुम हो जाने या चोरी हो जाने पर सतर्क रहते हैं, लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिससे आपका गुम हुआ फ़ोन फ़ौरन मिल सकता है। अगर किसी का फ़ोन चोरी या गुम हो जाता है तो उसे ढूंढ निकालने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब टेंशन की बात नहीं। अब आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल से अब लोग अपना गुम और चोरी हुआ डिवाइस ढूंढ सकेंगे। देश के किसी भी कोने में अगर आपका मोबाइल गुम या चोरी हो गया है तो उसे ढूंढ निकालने में मदद करेगा सरकार का संचार साथी पोर्टल। आज यानी 16 मई को टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पोर्टल का लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल की खास बात यह है कि इसे हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ देश की सभी भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। संचार सारथी जो एक वेबसाइट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने आज लॉन्च की है, वो बेसिकली हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं वो किसी भी फ्रॉड से बचे रहें। तो इसमें बेसिकली 3 फैसिलिटी, जैसा कि संचार मंत्री जी ने बताया, 3 फैसिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट जो फैसिलिटी है जिसको हम टैफकॉप बोलते हैं, उसमें कोई भी कस्टमर अपने नाम से उसके कितने कनेक्शन पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं वो इस पोर्टल पे जाके चेक कर सकता है। और चेक करने के बाद अगर उसको लगता है कि कोई कनेक्शन जो है वो गलत शो कर रहा है या कोई कनेक्शन की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कनेक्शन कटवाने की रिक्वेस्ट पोर्टल पे डाल सकता है और डिपार्टमेंट पूरा रीवेरिफिकेशन प्रोसेस करके उन कनेक्शंस को काट देगा। दूसरी फैसिलिटी ये है कि अगर किसी कस्टमर का मोबाइल खो जाए तो वो मोबाइल कोई और यूज़ ना कर सके, इसके लिए वो इस पोर्टल पे जाके अपना मोबाइल नंबर और IMEI नंबर और जो पुलिस में कंप्लेंट डाली है वो डाल के अगर रजिस्टर करेगा तो वो पूरे इंडिया में चले जाएगा और पूरे इंडिया में वो मोबाइल कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता है। और तीसरा, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम कभी नया मोबाइल ख़रीदते हैं या पुराना मोबाइल ख़रीदते हैं तो उस मोबाइल का वो जो मोबाइल है वो लीगल है या नहीं है वो एक चेक कर सकते हैं। सो एक KYM नो योर मोबाइल SMS से भी आप पता कर सकते हैं, ऐप से भी पता कर सकते हैं कि आपकी जो मोबाइल की जो IMEI है वो लीगल है या नहीं है। तो जब वो लीगल हो तभी वो आप मोबाइल इंस्ट्रूमेंट ख़रीदें, वो बेहतर रहेगा। अभी ईमेल ID से तो कोई नंबर नहीं जुड़ा रहता है, पर वो जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मोबाइल नंबर फ्रॉड में यूज़ हो तो व्हाट्सएप भी उस नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दे। वडोदरा कॉरपोरेशन के पूर्व डिप्टी मेयर के रूप में कार्यरत रहे अश्विन मेहता का बीमारी के चलते दुखद निधन हुआ है। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका में सन 1983 से 1985 तक डिप्टी मेयर के रूप में कार्यरत रहे अश्विन मेहता का दुखद निधन हुआ है। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। लंबी बीमारी के बाद अश्विन मेहता का निधन हो गया है। उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से निकाली गई, जहां मौजूद कई अग्रणियों ने उनके अंतिम संस्कार करते हुए श्रद्धांजलि दी। अश्विन भाई मारो तो भाई आज जाने બેન ભાઈ વગરની થઈ ગઈ હોય એવી લાગણી મને થાય છે। અશ્વિનભાઈનું જીવન એ પરોપકાર છે, જેમ નદી પરોપકાર માટે વહે, વૃક્ષો પરોપકાર માટે ફળ ફ્રૂટ આપે, એવી રીતે માન્ય અશ્વિનભાઈ મહેતા બધાને માટે ફ્રેન્ડ, ફિલોસોફર એન્ડ ગાઈડ હતા। જેનું કોઈ ના હોય એના માટે અશ્વિનભાઈ હંમેશા તત્પર રહે કે ચાલો જીવનથી હારવાનું નહીં, થાકવાનું નહીં, અને શું કરવું ને શું ન કરવું, વોટ ટુ ડુ, વોટ નોટ ટુ ડુ, આનું ડિસ્ક્રિમિનેશન। અને આખા હું એવું પણ કહીશ
કે કોઈ સબ્જેક્ટ એવો નહીં કે જેના પર અશ્વિનભાઈને ખબર ન હોય. ખાલી વિષય મૂકો અને પોઈન્ટ્સ નીકળવા માંડે. એમણે રાજકીય ક્ષેત્રે પણ કામ કર્યું, સામાજિક ક્ષેત્રે પણ કામ કર્યું, મહિલા ઉત્કર્ષ માટે પણ કામ કર્યું, પત્રકારો માટે પણ એ ફ્રેન્ડ્સની જેમ રહેતા હતા. મને તો એમ થાય કે ભગવાને એ કમ્પ્યુટરાઇઝમાં, અત્યારે કમ્પ્યુટર અત્યારે આવ્યા, પણ ભાઈનું માઇન્ડ કમ્પ્યુટર કરતાંય વધારે શાર્પ, વધારે પ્રિસાઇઝ હતું. એવા અમારા ભાઈ અશ્વિનભાઈ અનંતની યાત્રાએ ઉપડ્યા છે. કોટ નહીં પૂરાય, પણ છતાંય આ એક આવવું ને જવું ઈશ્વરના હાથમાં છે. એમના શુદ્ધાત્માને ભગવાને પોતાની પાસે રાખીને વૈકુંઠવાસ આપે એવી અમે પૂરું પરિવાર, બધું પરિવારમાં કોઈ બાકી નથી એમ, એટલે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. મારા જીવનમાં બહુ મોટી ખોટ પડી અશ્વિનભાઈ, કારણ કે હું એમની સાથે 1966થી જોડાયેલો અને અમારી મિત્રતા એવી હતી કે એમને મારી પાસે કોઈ અપેક્ષા નથી અને મારે એમની પાસે ઘણું શીખવાનું હતું. અને મિત્રમાં કોઈ એકબીજાને સાથે અણબનાવ જેવી 50 વર્ષમાં કોઈ લાગણી અમે એકબીજાની સાથે અનુભવેલી નથી અને મારી જિંદગીમાં એમનો અમૂલ્ય ફાળો છે. અશ્વિનભાઈ બધા માટે કામ કરતા હતા અને કોઈની પાસેથી એ પોતે અપેક્ષા નહોતા રાખતા. એમનું જીવન બહુ સાદું, સિમ્પલ અને પરોપકારી, લોકોને મદદ કરનાર, અને આવા વ્યક્તિ મળવા બહુ મુશ્કેલ છે. અમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશું એમના આત્માને શાંતિ આપે. વડોદરા શહેરે શબ્દોનો જાદુગર આજે ખોવાઈ ગયો. આ શહેરમાં એ આવ્યા, પૂનામાં એન્જિનિયરિંગનું બી સિવિલ કરીને અહીં વડોદરા આવ્યા. કોઈ એવો વિષય નહીં હોય જે વિષય ઉપર આજના સ્વર્ગસ્થ અશ્વિનભાઈ વિચારણા ના કરી શકે. તમે કોઈ પણ, હું એટલા માટે એમની સાથે એટલો નિકટનો પરિચય થયો કે 1983માં હું જ્યારે વીપી થયેલો ત્યારથી તે વખતે એ ડેપ્યુટી મેયર હતા, ત્યારથી મારા એમના સંબંધ, અને મારું વડોદરા કરીને જે આજે હું છાપું ચલાવું છું સાપ્તાહિક, એમાં દાદાભાઈનો ચીપિયો કરીને એમનું લખાણ હતું. પણ એક શરતે એ લખાણ લખતા હતા કે મારું નામ નહીં લખવું. એમને લોકસત્તામાં પણ સેવા આપી, છાપામાં કેવી રીતના સમાચાર લખવા એ એમને મને શીખવાડ્યા. અને જે 10 વર્ષથી આ છાપું લોકોની સામે અમે મૂકીએ છીએ નિર્ભયતાથી. અને એમને એક વસ્તુ કહેલી કે આ છાપાના માધ્યમનો ઉપયોગ પ્રજાના સેવા માટે જ કરવો, દુરુપયોગ નહીં કરતા. યલો જર્નાલિઝમની વિરુદ્ધમાં હતા. રાજકીય ક્ષેત્રમાં એમને કોંગ્રેસ સાથે કામ કર્યું. માધવસિંહજી પણ એમની સલાહ લેતા હતા. એક સમય હતો કે એમને એમપીની ટિકિટ ઇન્દિરા ગાંધી આપવાનું નક્કી કરતા હતા, પરંતુ એ રહી ગયું કારણ કે ગાયકવાડ ફેમિલીનું તે વખતે વર્ચસ્વ હતું અને આ માણસ રહી ગયા. આ સંસદ સભ્ય તરીકેની લાયકી ધરાવતા આ ભાઈને આજે અમે ગુમાયેલો છે. મારા વડીલ છે, મારા ગુરુ છે, મેં ગુમાયા છે એમને. કોકાભાઈનું ઇલેક્શન, જસપાલની વાત હોય તો જસપાલને પણ મદદ કરનાર આ જ હતા. આખું ઊભું કરનાર સાવધાન પક્ષ આ જ હતા. જયાબેન જોડે કામ કર્યું એમને, કોંગ્રેસમાં તો એમને કામ કરેલું, પણ પછીથી એમના વિચારોને એટલી બધી એ હતી કે એક જગ્યાએ શાંતિથી બેસી ન શકે લોકોમાં, અને જે લોકો એમની પાસે જાય એમને હંમેશા એ મદદરૂપ થયા છે. આજે એક એવો ગુરુ મેં ખોયો છે કે આ વડોદરા શહેરમાં 100માંથી 5 જણ એવા છે કે જેમની પાસે બધા જ પ્રકારના પ્રશ્નોના નિરાકરણ હોય. ઐતિહાસિક વાંચન એટલું બધું જબરદસ્ત આ માણસનું
પૂછવાનું નહીં, બધા જ પ્રકારનું નોલેજ આ માણસ પાસે હતું. ભગવાન એમના પરિજનોને આ દુઃખનો ડુંગર સહન કરવાની એ આશીર્વાદ આપે અને प्रार्थना भगवान ने कि एमना आत्मा ने शांति मिले. वडोदरा कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 19 के कर्मचारियों ने गर्मी से परेशान होकर कल शटर डाल दिए थे, जिसके बाद आज कॉरपोरेशन हरकत में आ गया. वडोदरा के मकरपुरा में 6 महीने पहले लोहे के पतरे के शेड में वार्ड नंबर 19 का कार्यालय कार्यरत किया गया है. यहाँ 40 से 44 डिग्री तापमान में भीषण गर्मी के बीच कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन गर्मी से त्रस्त होकर कर्मचारियों ने कार्यालय के शटर बंद कर विरोध किया था, जिसके बाद कर्मचारियों के लिए फौरन 4 कूलर की व्यवस्था कर दी गई. लेकिन यहाँ इतनी गर्मी है कि ये कूलर भी उनके आगे नाकाफी हैं. ऐसे में जल्द से जल्द नया वार्ड कार्यालय बनाने की मांग की जा रही है. ચોક્કસ સાચી વાત સાથે સુશાસન સપ્તાહમાં જે નિર્ણય કર્યો હતો કે આખા શહેરમાં દરેક નગરજનને પોતાની વોર્ડ ઓફિસ અને ઇલેક્શન વોર્ડ યાદ રહે એ પ્રકારે અને વહીવટી પ્રક્રિયા પણ સરળ બને આ હેતુથી વહીવટી વોર્ડ ઇલેક્શન વોર્ડ એક સપ્રમાણ કર્યા હતા. એમાં કેટલીક ઓફિસો જે નવી બનાવવાની પ્રક્રિયા હાથ પર લીધી છે એમાં 19 નંબરની જો વોર્ડ ઓફિસની વાત કરીએ તો એ પણ હાલમાં જે જગ્યા ઉપર છે એમાં નાના મોટા સુધારા સાથે જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાતને પૂરી પાડી. ગરમી છે, ઉનાળાનો સમય પણ છે તો ત્યાં આગળ જરૂર પ્રમાણેના કૂલરની સિસ્ટમ પણ મૂકી છે. કર્મચારીઓ અમારા ખૂબ સારી રીતે કામ કરી રહ્યા છે. સેવાના ભાવથી ઉદ્દેશથી જે જોડાયેલી વાત છે એ આવનાર સમયમાં એનું બીજી વારના પ્રયત્ન સાથે ટેન્ડર પણ થઈ ગયું છે. ખૂબ ઝડપથી 19 નંબરની વોર્ડની ઓફિસ બને એવો મારો પ્રયાસ પણ છે. तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में 18 से 21 मई तक आयोजित किक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में वडोदरा के 4 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. वडोदरा के 4 खिलाड़ी पावनी दयाल, इशिता गांधी, अभिजीत सी सोलंकी और आकाश चौहान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं. ये चारों खिलाड़ी आज वडोदरा से इस्तांबुल के लिए रवाना हुए. इन्होंने देश के लिए कई मेडल्स जीते हैं. इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए गुजरात में से 4 खिलाड़ियों को पसंद किया गया है, जो चारों वडोदरा के हैं, जिस पर कोच सिद्धार्थ भालेघरे ने खुशी जताई. આમ તો મારી માટે બહુ મોટી પ્રાઉડની વાત છે કે હું મારી ઇન્ડિયા માટે સિલેક્ટ થયેલો છું, ઇન્ડિયા અને ગુજરાત માટે. તો હું દેશ માટે કંઈક નામ રોશન કરીને આવું એવી મારી ઈચ્છા છે અને હું આગળ વધું. આમ તો હું જોવા જઈએ સર તો મારું -74 kgમાં રમવાનું છું. મારી એજ 33 વર્ષ છે અને મારી ઉંમરમાં ઘણી બોક્સર રિટાયર થઈ જાય છે, પણ હું તો છતાં બી રમી રહ્યો છું. અને એટલા માટે રમી રહ્યો છું કે મારા પાછળ જે ન્યૂ જનરેશન છે, મારો છોકરો જાતે મારી સાથે પ્રેક્ટિસ કરે છે, રમે છે. એ બી હમણાં ગોલ્ડ મેડલ લાવ્યો છે, સ્ટેટમાં અને નેશનલ માટે સિલેક્ટ બી થયો છે. અને એટલા માટે હું રમી રહ્યો છું કે હું મારા છોકરાનું ઇન્સ્પિરેશન બનું. હમણાં જે રીતે ગર્લ્સને સ્પોર્ટ્સમાં બહુ જ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળી રહી છે એ રીતે બહુ બધી ગર્લ્સ આગળ વધે છે હરેક સ્પોર્ટ્સમાં. અને મારા માટે હું બહુ જ મોટી વાત છે કે હું હમણાં એક ઇન્ટરનેશનલ પ્લેટફોર્મ પર ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝેન્ટ કરીશ. આ બિંગ અ ગર્લ હું બહુ જ ખુશ છું કે મને આજે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે અને હું ફૂલ પ્રયત્ન કરીશ કે હું ઇન્ડિયાને પ્રાઉડ ફીલ કરાવું. મારી આ સેકન્ડ ઇન્ટરનેશનલ છે. ફર્સ્ટ ઇન્ટરનેશનલ અહીંયા ઇન્ડિયામાં જ રમી હતી, ઓપન ઇન્ટરનેશનલ, અને અમારી સેકન્ડ ઇન્ટરનેશનલ છે. જર્ની ખૂબ હાર્ડ રહી છે ઇન્ટરનેશનલ્સ રમવાનું. જે ડેડિકેશન, ફોકસ જોઈએ, રોજે ટ્રેનિંગ કરવાની, બધા અલગ અલગ સેશન્સ હોય છે, સ્કિલ ટ્રેનિંગ, પછી ડાયટના સેશન્સ હોય છે. ફાઇટના જોડે જોડે આપણે ડાયટ પર પણ ફોકસ કરવાનું. સો ઓલ દેટ પ્રિપેરેશન. મારા માટે તો ઘણી ગર્વની વાત છે કે આજે ગુજરાતના આપણા 4 છોકરાઓ અને એમાં વડોદરાના અને મારા છોકરાઓ આજે આપણા ઇન્ડિયાને, આપણા કન્ટ્રીને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે, જે વર્લ્ડ કપ થનાર છે ઇસ્તાંબુલ ખાતે ટર્કીમાં. સો ઘણી ગર્વની લાગણી અનુભવું છું. પણ એના સાથે સાથે એમની જે મહેનત છે છોકરાઓની એ વાકઈ કાબિલે તારીફ છે કે આટલા વર્ષોથી એ લોકો મહેનત કરી રહ્યા હતા અને આજે જઈને એ લોકોને એ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી રહી છે. અને એના પેરેન્ટ્સને બી હું શુક્રગુજાર છું કે એ લોકોનો બી એફર્ટ્સ છે આની પાછળ કે એ લોકો કન્ટિન્યુઅસલી આના गेम प्रति डेडिकेटेड रहा है અને આજે એનું જ ફળ એ બધાને મળી રહ્યું છે. ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से. वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं. आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम टीवी की खबरें, टॉक शोज और अपडेट्स. तो देखते रहिए वीएनएम न्यूज. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.